गुड मॉर्निंग बच्चों अपने जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन रसायन जिसका पार्ट नंबर 5 अपने कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर अपनों ने जो है 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, संयुग्मन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, या जैसे मैंने बताया था अपघटनीय अभिक्रिया। आज अपने शुरू कर रहे हैं 3 नंबर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया करने से पहले मैंने यहाँ पे एक जो है टेबल बनाई है जिसे आप बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी यानी कि कोई भी तत्व अपनी कितनी क्रियाशीलता का क्रम जो है रखता है, जिसे अपने बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे हर तत्व क्या है, एक दूसरे तत्व से ज्यादा क्रियाशील या ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे वो क्या है अपने से कम क्रियाशील तत्व को यानी कि दूसरा जो एक ऐसा तत्व जिसको वो क्या कर देगा, वहां से विस्थापित कर देगा। इस श्रेणी को बोलते हैं अपने सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी सभी धातुओं की जो है एक ऐसी श्रेणी बनाई गई है जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व तो कहलाते हैं अधिक क्रियाशील और हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व कहलाते हैं कम क्रियाशील। और इस श्रेणी को याद रखने की एक बहुत ही बड़ी अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, करीना मांगेकार एल्टोजेन फरारी। करीना मांगेकार एल्टोजेन फरारी यानी कि करी यानी पोटेशियम, ना सोडियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, एल्टो एल्यूमिनियम, जेन जिंक, फरारी यानी कि आयरन Fe। यहां तक आपको जो है एक याद रखनी है, करीना मांगेकार एल्टोजेन फरारी। अब नीचे से आ जाओ, सोना चांदी हनी च्यवनप्राश। सोना चांदी हनी च्यवनप्राश। सोना यानी Au गोल्ड, चांदी Ag सिल्वर, हनी यानी कि Ag मरकरी, च्यवनप्राश यानी कि कॉपर। अब ये बीच के 2 तत्व रहेंगे, ये तुम्हें सीधे डायरेक्टली याद रखने क्या, हाइड्रोजन और लेड। हाइड्रोजन यानी कि यह लेड ही होता है अपने पास, Pb जिसे अपने मरकरी भी बोलते हैं। तो इस श्रेणी को आपको जो है याद करना है। क्यों करना है, क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम। देखो यहाँ पे मैंने क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर तीर लगा के लिखा है क्रियाशीलता अधिक, यानी कि इन तत्वों की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। तो ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये अब किसी भी तत्व को विस्थापित करने की क्षमता रखेगा, यानी कि अगर सोडियम आ गया तो इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कैसे करेगा, अभी अपने जो है इस रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सा तत्व कैसे विस्थापित कर सकता है। सेम ऐसे जैसे जैसे नीचे आओगे अपने कम क्रियाशील तत्व विस्थापित हो जाएगा। तो बात होगी सक्रियता श्रेणी की। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसको रख सकते हैं और इसको जो है याद रखना पड़ेगा। तो बात शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखना, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर जिंक धातु के साथ क्या कर दें, जिंक धातु के साथ रिएक्ट कर दें, तो अब देखो सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग कॉपर पहले था या जिंक पहले था, क्या था, करीना मांगेकार एल्टोजेन फरारी। क्या आया, जेन फरारी। जेन फरारी यानी कि ये तो मैंने जिंक बनाया दिया, चलो फरारी Fe। अब इसके नीचे आएगा अपने पास Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर था, तो ये जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है, यानी कि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है किससे, कॉपर से। तो ये इसको क्या कर देगा, यहां से इसको विस्थापित करके खुद जुड़ देगा और ये बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu को क्या कर देगा, अलग छोड़ देगा। बात समझ में आई क्या था, जिंक क्या है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, किससे, ऊपर से।
अपने को इन्हीं तत्वों की क्रियाशीलता देखनी है। जो तुम्हें दो अभिकारक दे दें उनकी क्रियाशीलता किस प्रकार है, यदि वो ज्यादा ऊपर आता है तो उसको विस्थापित करके एक नया उत्पाद बना लेगा, जिससे अपने क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, और Cu होता है अपने पास कॉपर का निर्माण करता है। और बाद में एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, आप ये देखना क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, जैसे बात कर रहे हैं AgNO3 की ट्वाइस प्लस Ca प्लस क्या है Cu, ये बना लेता है अब Ag और Cu सेम वही बात है। Ag सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है AgNO3 की ट्वाइस सिल्वर नाइट्रेट को अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या ये विक्रिया होगी, देखो भाई Ag नीचे से सेकंड नंबर था, सोना चांदी, और कॉपर का है उससे भी ऊपर है, तो ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है CuNO3 प्लस Ag, ये आ गया तुम्हारे पास, सिल्वर अलग से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जब भी कोई तत्व अधिक क्रियाशील है और अपने कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके जो है एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पर अभिकारक भी कितने हैं, दो, उत्पाद भी कितने हैं, दो। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और उत्पाद भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अपने को क्या ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किस प्रकार विस्थापित कर सकता है। तो ये थी अपने बात विस्थापन अभिक्रिया की। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है इसमें उत्पाद क्या बनेगा। थोड़ा सा सोच समझ कर ध्यान देना कि क्या ये उत्पाद बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। जैसे MgS मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर को अगर जिंक धातु के साथ रिएक्शन कर दे तो ये बनाता है A प्लस बी। मुझे A और B का मान बताओ, फटाफट जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है वीडियो रोक करके मान जो है बताएं। क्या MgS को जिंक के साथ रिएक्शन कराए तो A प्लस बी का क्या मान आएगा, हो गया। अब ध्यान देना क्या मान आया, AB का क्या मान आया। पहले आपको रिएक्शन होने से पहले क्या देखनी है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी यानी कि Mg और जिंक। अब जब अपने ऊपर से चले क्या, करीना, मांगे, कार, एल्टो, जेन, फरारी। क्या था, करीना, मांगे यानी कि Mg, कार, एल्टो, जेन यानी कि जिंक। अधिक क्रियाशील कौन है, ये जिंक है, कम क्रियाशील। क्या ये इसको विस्थापित कर पाएगा, क्या ये इसको विस्थापित कर देगा। एक शक्तिशाली ज्यादा ताकतवर इंसान, दूसरा कमजोर दुबला पतला। अब अगर वो बोल दे इसको हटाना तो क्या इसको यहाँ से हटा देगा, क्या नहीं हटा पाएगा, वो जो है उसको नहीं हटा पाता। सेम ऐसे मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है तो जिंक जो है इसको यहाँ से नहीं हटा पाता और यहाँ पर ये रिएक्शन ही नहीं होती, यहाँ पर यह अभिक्रिया संपन्न है नहीं होगी। आप क्या कहोगे, ये अभिक्रिया संभव है नहीं है, परंतु इसका रीजन देना क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, जिंक से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण वो उसको विस्थापित नहीं कर पाता। तो ये बात थी अपने पास। अब बात आती है इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है बच्चों धातुओं के शुद्धिकरण में। कहाँ करते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण कैसे, जैसे अभी तुमने अपनों ने दो रिएक्शन लिखी थी जिसके अंदर Ag शुद्ध प्राप्त हुआ था और अपने को कॉपर शुद्ध प्राप्त हुआ था। अब यानी कि जैसे भूपर्पट्टी से जब खनिज लवण निकाला जाता है तो वहां पे क्या आते हैं, उन धातुओं के साथ में बहुत सारी अन्य धातुएं मिक्स होती है। उन धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक उनसे अधिक क्रियाशील धातु जो है उसके साथ रिएक्शन करने से
अधिक्रियाशील पोटेशियम या सोडियम है। पोटेशियम या सोडियम से जैसे शुद्धिकरण कराएंगे, अपने को मान लो Ag सिल्वर प्राप्त करना है, तो वो Ag क्या हो जाता है, अलग से अपने को शुद्ध प्राप्त हो जाता है। तो धातुओं के शुद्धिकरण के अंदर विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। खनिज लवणों से प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए जो है किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ओके, अब अपने पास सेकंड आगे नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं बेटा। अपने पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंदर 3 अपनों ने कंप्लीट कर ली। 4 नंबर में लिख रहा हूं द्विविस्थापन यानी कि डबल, 2 बारी जो है उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, 2 अभिकारक होंगे, वो एक दूसरे को इस प्रकार विस्थापित कर देंगे। अब जैसे देखना, पहले वाले में क्या था, AB प्लस C, ये बना लिया BC प्लस A, ये था, यानी कि C एक ही जगह के जुड़ गया, परंतु A क्या है अलग। अब अपने पास क्या है, AB प्लस CD, ये क्या होता है, इस प्रकार विस्थापित होगा। BC प्लस AD, A भी किसी साथ आकर के जुड़ता है। कैसे, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, क्या यदि अपने नेक्स्ट इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। एग्जांपल देखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षार के साथ रिएक्शन करा दे, तो यहां पर क्या होता है, अन्य जो है अन्य हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करता है। क्यों करता है, क्योंकि सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, पहली बात तो। दूसरा यहां पर बात आती है आयनों की, ये क्या कर लेता है, असल में बात क्या हुई, जैसे आपने HCl को अन्य के साथ मिलाया, HCl पहले अपघटित होगा, किस प्रकार, ये आयन के रूप में अपघटित होगा, H प्लस और Cl माइनस का आयन के रूप में। HCl को जैसे अन्य के साथ मिलाया, H प्लस और Cl माइनस आयनों के रूप के अंदर जो है अपघटित हो जाता है, जो अपनों ने अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी। सेम ऐसी अन्य की क्या होता है, जैसे आप मिलाओगे, ये आयनों के रूप में अपघटित होगा, अन्य प्लस और OH माइनस, अन्य प्लस और OH माइनस आयन। अब ये 2 अलग अलग आयन बन गए, और विपरीत आयन एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आयन यानी कि H प्लस और OH माइनस आयन आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, H2O का। और Cl माइनस और Na प्लस, ये विपरीत आयन आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, NaCl, जिसे अपने बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और ये अपने पास आ गया जल H2O। असल में क्या बात हुई, जब अपनों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार को आपस में विक्रिया कराई, तो ये क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान। सबसे मेन चीज इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या यूज होती है, आयनों का आदान प्रदान। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से, ये आयन एक दूसरे को दे रहे ले रहे, तो आदान प्रदान आ गया। आयनों के आदान प्रदान से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में, इसका एक और एग्जांपल में अपने करेंगे, वो क्या है कि यदि पोटेशियम सल्फेट को, देखो क्या कर रहा हूं मैं, KOH को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दें, ये बना लेता है
K2SO4 प्लस H2O। अब क्या मेरे को यहाँ पर जो अपघटन अभिक्रिया होगी वो कोई बता सकता है क्या, कैसे हुई थी भाई? ये K2SO4 H2O जल बना कैसे? K2SO4 का नाम है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, H2O आ गया जल। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप मेरे को जो है ये चीज बताएं, ये कैसे हुआ, अपघटन कैसे हुआ, कैसे हुआ? H2SO4 पहले अपघटित हुआ H प्लस SO4 माइनस 2 के रूप में। ये दो कहाँ आ गया, इधर आता है, इधर वाला एक कहाँ आता है, इस साइड आता है। ये हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर जो है बात पढ़ी थी अणु सूत्र निर्माण की, वहीं से ये जो है फॉर्मूले निर्माण है होते हैं। सेम ऐसे KOH का अपघटन कैसे हुआ? KOH अपघटित हुआ K प्लस प्लस OH माइनस के रूप में। अब यहां से विपरीत आयन आपस में जुड़ेंगे, क्या बना लिया H2O और SO4 और K प्लस क्या बना लिया K2SO4। तो इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से जो है पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। आगे बात में, अब इस अभिक्रिया का असल में हुआ क्या था? मतलब आयनों का आदान प्रदान ये तो हुआ कैसे? का अपने पास दो पात्र थे, ऊपर से साफ कर रहे हैं अपने पास। क्या हुआ? जैसे मान लो अपने पास जो है एक पात्र दे रखा है A, जिसके अंदर अपने पास क्या है KOH भरा है, प्लस एक पात्र दे दिया B, जिसमें क्या है अपने पास है H2SO4। जब रिएक्शन कराई यानी कि इस पात्र को इसके अंदर मिला दिया A को B के अंदर, तो ये जो पात्र था अपने पास, इसके अंदर क्या होता है, नीचे जो है ना इस प्रकार छोटे छोटे जो है दानेदार यानी कि दाने से जो है, जिसे अपने बोलते हैं विक्षेप, जिसे अपने क्या बोलते हैं विक्षेप। ये दाने दाने जो है इसे बोलते हैं विक्षेप। और ये जो ऊपर आ गया ये अपने पास क्या है H2O, और ये विक्षेप अपना क्या होगा अभी K2SO4 होगा। विक्षेप या जिसे अपने अवक्षेप भी बोला जाता है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है। मेन चीज ये है, वो तुम्हें क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण किस अभिक्रिया के अंदर होता है? तो कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है। थोड़े से एक्टिव रहा करो, ऐसे जो है आवश्यक तरह मत हो जाएगा पढ़ने बाद में। तो अवक्षेप का निर्माण कौन सी अभिक्रिया में होता है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में। कैसे? का जो पात्र है उसके अंदर नीचे जो है ना ऐसे छोटे छोटे दाने से जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सेब के रूप में, जो अपने पास क्या होगा अपना उत्पाद होगा, और ऊपर पात्र में क्या रहता है जल आ जाता है। जैसे अपने मान लो चाशनी बनाते हैं, नमक के जल के अंदर नमक बोलते हैं, तो होता है ना सेम ऐसे जो अवक्षेप का निर्माण है करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो और इसके अलावा इस अभिक्रिया को जो है आयनों के आदान प्रदान की अभिक्रिया के रूप में भी बोल सकते हैं। तो ये थी बात अपने पास जो है विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की। आज अपनों ने जो है दो अभिक्रियाएं कर ली, एक तो थी विस्थापन और एक थी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कल अपने जो है नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीकरण और अपक्षेप। आज के लिए अपने पास इतना ही है। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहो।